हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलो अच्छी बात है। आज मेरी तो हालत थोड़ी सही नहीं है, जुकाम सा हो रहा है। चलो तुम तो सही है ना। चलिए, देखिए तो हमारी जो बात चल रही थी वो चैप्टर 4 के बारे में चल रही थी, जिसका नाम था पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां। ठीक है भाई, हम पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ रहे थे और हमने विशिष्ट विधियां देखी 4। एक तो था असंग जनन, एक था अनिषेक बीजता, एक था सूक्ष्म प्रवर्धन और एक था कायिक जनन। ठीक है भाई, तो हमने पादपों में स्पेशल मेथड जो देखे थे रिप्रोडक्शन के, वो 4 मेथड देखे थे। एक तो होता है असंग जनन, एक होता है अनिषेक बीजता, एक होता है सूक्ष्म प्रवर्धन और एक होता है कायिक जनन। तो इन चारों में से हमको केवल इस चैप्टर के अंदर एक ही मेथड पढ़ना था, जिसको हम असंग जनन कह रहे थे, और उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी जो ये सूक्ष्म प्रवर्धन वाला टॉपिक है उसको हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, और इन दोनों घटनाओं को हमने चैप्टर 1 में समझ लिया है। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन वाला टॉपिक है इसको हम अगले चैप्टरों में अध्ययन करेंगे, पूरी विधि है। समझ में आ गई? हाँ, शायद 16 पार्ट है, हाँ 16वां चैप्टर है, उसमें हम इसकी डिटेल से बात करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन की। ठीक है, चलिए, तो कल जो हमने बात की थी वो असंग जनन के बारे में बात की थी। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि भाई असंग जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसकी एक डेफिनेशन थी ना, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया था डेफिनेशन को, कि लैंगिक जनन का ऐसा किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें न तो अर्धसूत्रण हो न ही युग्मक संजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। अरे भाई, वही डेफिनेशन अलैंगिक जनन की होती है। समझ में आ गई बात? लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था हेंस विंकलर ने। असंग जनन को मुख्य रूप से हमने बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद 2 भागों में डिवाइड किया था। बीजाणुद्भिद में तो आप सभी को पता है कि बीजांड का अध्यावरण किसी भी कारण से कोई नई प्लांट बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद असंग जनन बोलेंगे। और युग्मकोद्भिद क्या है? अब युग्मकोद्भिद का मतलब है डायरेक्ट मादा युग्मकोद्भिद, यानी कि एम्ब्रियो सैक से। तो भ्रूण कोश की अंडकोश का और सहायक कोश का बिना निषेचन के यदि भ्रूण बना दें जिससे नए पौधे बने तो उसे हम क्या कह रहे थे? युग्मकोद्भिद असंग जनन कह रहे थे ना। फिर क्या हुआ? एक वैज्ञानिक आए, पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने असंग जनन को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया भैया।
कौन कौन से? एक तो था अनावर्ती असंग जनन, एक था पुनरावर्ती, एक था अप्रस्थानिक भ्रूणता और एक था कायिक असंग जनन। ठीक है, तो पंचानन माहेश्वरी ने इस प्रकार 4 भागों में इसको डिवाइड किया। किसको? असंग जनन को। किया था नहीं किया था? तो इसमें हमने अनावर्ती में क्या देखा, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। देखो, इस टॉपिक को हम तब याद कर सकते हैं जब हम इसमें अंतर करना सीखें। अंतर कैसे? अनावर्ती और पुनरावर्ती में एक मोस्ट अंतर इतना सा है कि अनावर्ती में एक बात, कॉमन बात तो ये समझो कि इन दोनों में जो बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा वो मादा युग्मकोद्भिद से ही बनेगा, भ्रूण कोश से। ठीक है, दोनों में ये तो कॉमन बात है। ये अब अंतर क्या है कि इसमें जो भ्रूण कोश बनता है वो तो बनता है अगुणित। किसमें? अनावर्ती में। क्यों बना अगुणित भ्रूण कोश? क्योंकि इसकी मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे अगुणित भ्रूण कोश बना और अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका और सहायक कोशिका से अगुणित भ्रूण बने। ठीक है, ये तो हुआ अनावर्ती। अब इस पुनरावर्ती में क्या हुआ कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अब अंतर समझ में आ गया? इसमें तो अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित भ्रूण कोश बनता है और जो भ्रूण बनेगा वो भी अगुणित रहेगा। लेकिन पुनरावर्ती में क्या है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होता, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो यहाँ जो भ्रूण बनता है वो कैसा बनता है? द्विगुणित बनता है। कैसा बनता है? द्विगुणित। समझ में आ गया बात? आपको दोनों में अंतर पता चल गया है? हमने पुनरावर्ती को 2 भागों में डिवाइड किया था ना, एक तो था जनन अपबीजाणुता और एक था कायिक अपबीजाणुता। अब इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है? देखो, कॉमन बात समझो। कॉमन बात तो यह है कि इन दोनों में भ्रूण कोश से बनता है। ठीक है, अब जो अंतर है वो क्या है? भ्रूण कोश का निर्माण कौन करता है? एम्ब्रियो सैक का निर्माण किस संरचना से होता है, उसको लेकर इन दोनों में अंतर है। देखो कैसे कि जनन में तो प्रपशु कोशिका करे निर्माण और कायिक में बीजांड या अध्यावरण। एक छोटा सा डिफरेंट है क्या कि यदि एम्ब्रियो सैक का निर्माण प्रपशु कोशिका करे और उससे एक भ्रूण बने तो उसे हम जनन अपबीजाणुता बोलते हैं, और यदि बीजांड का या अध्यावरण से एम्ब्रियो सैक बने और उससे भ्रूण बने तो उसे हम कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। तो बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? बनेगा क्या दोनों में? एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब बना कौन रहा है? अगर प्रपशु कोशिका बना दे तो आप उसको जनन अपबीजाणुता बोलेंगे, और यदि आपको बीजांड काय बना दे तो कायिक अपबीजाणुता बोलेंगे। क्लियर है? हाँ, तो समझ में आ गई अनावर्ती और पुनरावर्ती की बात। यही 2 हमारे मुख्य हैं समझने के लिए। बाकी जो अप्रस्थानिक भ्रूणता है, ये अप्रस्थानिक भ्रूणता है जो हमने बीजाणुद्भिद असंजनन पढ़ा था ना, सेम थ्योरी है, बिल्कुल डिटो, कोई अंतर नहीं है। और जो कायिक असंजनन है
जो हमने चैप्टर फर्स्ट में जननांगों द्वारा कायिक जन्म देखा था, जिसमें पत्र प्रकल्का के पुष्पकलिका के स्थान पर पत्र प्रकल्का बन जाती थी, सेम थ्योरी कायिक असंजनन में। ठीक है, अब बताओ मुझे, आपको असंजनन में कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत नॉर्मल है। अगर आपको इसके कंफ्यूजन दूर करने ना, तो आपको इसकी कॉमन बात और डिफरेंट वाली बातों को पता करना है। ठीक है, बाकी बहुत नॉर्मल टॉपिक है ये। एक बार आप इस समीकरण से को बना लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहे। ठीक है, चलिए बना लिया, रफ कर दें। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या भाई, असंजनन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता, जिसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोल के चलते हैं। बहुभ्रूणता जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? देखिए, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि बायोलॉजी की हेडिंग में ही उनका सार छुपा हुआ होता है। तो यहाँ क्या सार छुपा हुआ है? बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूण मतलब भ्रूण, और भ्रूण कहाँ होता है प्लांट में? बीज में। कहाँ होता है? बीज में। तो एक डेफिनेशन बनती है कि सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कई बार एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाएं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है भाई, वो बहुभ्रूणता के बारे में चल रही है। ठीक है, जिसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो बहुभ्रूणता जैसा कि हेडिंग से हमको पता चल रहा है, बहु का मतलब बहुत सारे और भ्रूणता का मतलब भ्रूण। अच्छा, भ्रूण कहाँ होता है? एक बीज में होता है, सीड्स में होता है। कल परसों ही तो हमने देखा था, बीज के अंदर ही तो भ्रूण होता है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है भाई कि जब भी आप एक बीज को बोते हैं जमीन में जब आपको एक बीज बोते हैं तो उससे क्या होता है, हमेशा एक ही प्लांट निकलता है। बताओ निकलता नहीं निकलता? क्यों निकला भाई एक ही प्लांट? क्योंकि इस बीज में एक ही भ्रूण था, एक भ्रूण एक प्लांट बनाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही बीज से यदि 2-3 पौधे उगाएं एक साथ, एक बीज हमने बोया और यदि उस बीज से 2 से 3 प्लांट डेवलप हो गए तो ये क्या है? बहुभ्रूणता है। क्या है ये? बहुभ्रूणता। समझ में आ गई बात भाई? तो परिभाषा क्या होती है कि सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कई बार एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाएं तो हम इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी बहुभ्रूणता की, क्या होती है डेफिनेशन। ठीक है, तो समझ में आ गई ना डेफिनेशन? कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन समझने में है। अब एक इसकी एक पॉइंट की हम बात करते हैं जो कई बार
कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो देखिए, ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता का अध्ययन किया। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे। ल्यूवेनहॉक, उन्होंने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता की घटना का क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुभ्रूणता की जो घटना थी, इसका अंदाजा, इसका पता किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक ने। तो मैं आपको बता दूं कि संतरे और नींबू के जो बीज होते हैं उनसे ही अधिक प्लांट डेवलप होते हैं, एक ही बीज से। तो उनमें क्या होता है? बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। और जो हमारे जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं ना, अनावृत बीजी पौधे, उन पौधों में भी सर्वाधिक क्या होती है? बहुभ्रूणता होती है। तो आपको बहुभ्रूणता की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या होती है डेफिनेशन, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। ये आपसे 1 नंबर में पूछ ली जाएगी कि बहुभ्रूणता क्या है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि यदि सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कई बार एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाए तो इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। इस घटना का अध्ययन किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। किसमें? संतरे के बीजों में। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बहुभ्रूणता की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये बहुभ्रूणता है ये क्यों डेवलप होती है। तो बात आती है बहुभ्रूणता के कारण की। किसकी बात आती है? बहुभ्रूणता के कारण। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हम ये समझ रहे हैं कि जो बहुभ्रूणता होती है प्लांटों में, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो उन रीजनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके 4 कारण होते हैं। पहला होता है प्राक भ्रूण विदलन। ठीक है, सेकंड होता है अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका से। थर्ड होता है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश हों। और 4 होता है बीजांड की अन्य कोशिका से। ठीक है, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, तो समझ में आ गई आपको बात? हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जो बहुभ्रूणता होती है प्लांटों में, उस बहुभ्रूणता के कारण क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांटों में जो बहुभ्रूणता होती है वो 4 कारणों से डेवलप होती है। ठीक है, पहला कारण प्राक भ्रूण विदलन, दूसरा अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से, तीसरा बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश हो, चौथा बीजांड की अन्य कोशिका से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन 4 कारणों का अध्ययन करते हैं कि आखिर ये कैसे बहुभ्रूणता डेवलप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्राक भ्रूण विदलन। प्राक भ्रूण विदलन, तो हम सबसे पहले तो एक प्राक भ्रूण को समझते हैं कि आखिर ये प्राक भ्रूण क्या होता है। देखो, युग्मनज होता है ना, वो विदलन की प्रक्रिया द्वारा, हमने 32 चैप्टर में विदलन को समझा था, पढ़ा था ना। विदलन क्या होता है? विदलन होता है कि जब
निषेचन के बाद युग्मनज बन जाए तो उसमें जो स्टार्टिंग के समसूत्री विभाजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। और विदलन से ही युग्मनज किस में डेवलप हो जाता है, एक भ्रूण में, एम्ब्रियो में। लेकिन ये प्राक भ्रूण क्या चीज है भाई, युग्मनज जब तक एक परिपक्व भ्रूण में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक उसको हम एक प्राक भ्रूण कहते हैं। यानी कि युग्मनज और भ्रूण के बीच की जो स्टेज होती है वो एक प्रकार से प्राक भ्रूण होता है। ठीक है, अब देखिए भाई प्राक भ्रूण में विदलन, तो सुनिए, युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन होने से बहुभ्रूणता हो जाती है। एक इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, यूलोफिया नामक आर्किड में 3 प्रकार की देखने को मिलती है। फर्स्ट, युग्मनज में विदलन होने से अनेक कोशिकाओं का पिंड बनता है जिसमें निभाग की ओर वाली कोशिका अनेक भ्रूण बना देती है। ठीक है, सेकंड जो कारण है, प्राक भ्रूण से कलिका निकलती हैं जो भ्रूण बनाती हैं। तीसरा, प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है जिससे भ्रूण बनते हैं। सुनिए भाई, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बहुभ्रूणता होती है ना, उस कंडीशन में प्लांटों में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के फलस्वरूप ही बहुभ्रूणता होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो कारण है बहुभ्रूणता होने का वो प्राक भ्रूण विदलन है। एक सिंपल सी बात इसमें क्या है कि भाई मान लीजिए किसी प्लांट में लैंगिक जनन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या बन गया? एक जाइगोट बन गया, एक नॉर्मल जाइगोट बन गया। लेकिन जब जाइगोट में विदलन हुआ है, जाइगोट में विदलन हुए तो आप सभी जानते हैं कि उसमें बहुत सारी कोशिकाएं डेवलप होती हैं विदलन से। जैसे हमने ब्लास्टोमियर पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट वाला, और मैंने आपको 37 चैप्टर में जो ब्लास्टोमियर पृथक्करण क्लोनिंग की विधि बताई थी, उसमें यह भी कहा था कि यदि हम ब्लास्टुला को अलग अलग डेवलप करें तो हर ब्लास्टुला एक नए जीव का निर्माण कर सकती है। पढ़ा था ना? सेम इसमें भी हो जाता है प्लांट में कि जब युग्मनज या प्राक भ्रूण में विदलन होता है तो उसमें जो कोशिकाएं बनती हैं वो कई बार एक पूरे भ्रूण का क्या कर देती हैं? निर्माण कर देती हैं। अब जब कोशिका ही भ्रूण बनाएंगी तो भाई कोशिका तो बहुत सारी होती हैं, तो मान लीजिए कुछ कोशिकाएं उसमें क्या करती है? भ्रूण बना देती हैं। तो वो कौन सी घटना हो जाएगी? फिर बहुभ्रूणता हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हमारे लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है
एक आर्किड पौधे का। आर्किड एक बहुत ही सुंदर पुष्पों वाले पौधे होते हैं जो कि एक अधिपादप होते हैं। अधिपादप का मतलब है जो दूसरे पौधों पर उगे, ठीक है। तो देखिए, एक यूलोफिया नाम का आर्किड है और इसमें 3 प्रकार की बहुभ्रूणता हो सकती है। 3 प्रकार से। कैसे? पहला पॉइंट कि युग्मनज में विदलन हुआ जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बनी। अब इसमें जो निभाग की तरफ वाली कोशिकाएं होंगी वो ही किसका निर्माण करती हैं? भ्रूण का। तो भाई कोशिका तो बहुत सारे भ्रूण बना सकती हैं, तो ये कौन सी घटना हो जाएगी? बहुभ्रूणता हो जाएगी, ठीक है। या फिर क्या होता है कि जो इसका प्राक भ्रूण होता है उसमें से कलिकाएं डेवलप हो जाती हैं और हर कलिका एक नए भ्रूण का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है, तो भी बहुभ्रूणता हो जाएगी। इसी प्रकार प्राक भ्रूण शाखाएं बना लेता है। देखो, कलिका और शाखा लगभग सेम सी संरचनाएं होती है ना। शाखा का तो मतलब ये होता है कि कुछ उसमें से अंकुरित हो जाती है संरचना, और ऐसे ही होती है कलिका। तो एक नॉर्मल सी बात है दोनों की, है ना। कलिका निकल जाए, शाखित हो जाए, तो हर कलिका या हर शाखा एक नए भ्रूण का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। तो बताइए, इस आर्किड में कोशिकाएं बना रही है भ्रूण, तो 100% बहुभ्रूणता होगी भाई, क्योंकि एक भ्रूण तो बनेगा ही नहीं। जब इसमें हर कलिका भ्रूण बना रही है तो भी बहुभ्रूणता ही होगी। इसमें प्रत्येक शाखा बना रही है तो भी बहुभ्रूणता होगी, ठीक है। तो ये था हमारा बहुभ्रूणता का फर्स्ट कारक, क्या? प्राक भ्रूण विदलन। हमारे माइंड में इतनी सी बात होनी चाहिए कि युग्मनज में जब विदलन हो रहा होता है तो उसकी वजह से कई बार बहुभ्रूणता हो सकती है या हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट है, यही थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। बाकी जो 3 है वो बहुत नॉर्मल है। देखिए कैसे। सेकंड है अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य कोशिका से। अब मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि अब जो हम तीनों कारण पढ़ेंगे, 4 कारण थे। एक हमने प्राक भ्रूण विदलन अलग से देखा था, और वो एक ऐसा विदलन था जिसमें अंड कोशिका की ज्यादा भूमिका नहीं होती। अरे सिंपल सी बात है, अंड कोशिका जो होगी ना वो क्या है? जाइगोट बना देगी, युग्मनज। अब वो युग्मनज आगे डेवलप होकर अनेकों भ्रूण बना देता है। लेकिन यहाँ जो हम तीनों पढ़ेंगे वो अंड कोशिका से ही रिलेटेड है, अर्थात एक भ्रूण हमेशा अंड कोशिका से बनकर चलेगा। ठीक समझ में आ रही बात? मतलब अंड कोशिका तो प्रथम नर युग्मक से फर्टिलाइज होकर एक युग्मनज बनाई देगी और एक युग्मनज एक भ्रूण बना देगा। अब जो दूसरा भ्रूण बनेगा वो किसी और संरचना से बनेगा, तब जाके बहुभ्रूणता होगी, ठीक है। देखिए हेडिंग क्या कह रही है कि अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से। तो एक सिंपल सी बात है कि अंड कोशिका तो बना ही देगी अपना एक भ्रूण, लेकिन उसके अलावा कोई और कोशिका एक भ्रूण बना दे, तो बताइए वो बहुभ्रूणता होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है कि अंड कोशिका के अलावा निषेचित व अनिषेचित सहायक कोशिका अगुणित व द्विगुणित भ्रूण का
निर्माण करती हैं। समझिए भाई, देखो भाई एक भ्रूण तो अंड कोशिका ने बना दिया, लेकिन जो दूसरा भ्रूण है उसे या तो निषेचित या अनिषेचित सहायक कोशिका बना देती है। अब मैंने ये शब्द क्यों लिखे हैं निषेचित और अनिषेचित? देखिए, या तो सहायक कोशिका निषेचित होकर भ्रूण बनाएगी। यदि कोई सहायक कोशिका निषेचित होकर भ्रूण बनाए तो बताइए बनने वाला भ्रूण द्विगुणित होगा कि नहीं होगा? भाई सहायक कोशिका अगुणित है, उससे कोई युग्मक संलयन करेगा तो बताइए वो डिप्लॉयड कंडीशन में आएगी ना, डिप्लॉयड स्टेज में। तो जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा? द्विगुणित। उसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया प्लांट, अर्थात एरिस्टोलोकिया जो पौधा होता है उसमें जो बहुभ्रूणता होती है उसमें सहायक कोशिका निषेचित होकर एक द्विगुणित भ्रूण बना देती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि सहायक कोशिका अनिषेचित है, निषेचन नहीं हुआ उसका, लेकिन फिर भी उसने एक क्या बना दिया? भ्रूण बना दिया, तो बनने वाला जो भ्रूण है वो कैसा होगा? अगुणित होगा। तो ऐसा कौन से प्लांट में देखने को मिलता है? आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना एक प्लांट होता है जिसमें अनिषेचित सहायक कोशिका बहुभ्रूणता डेवलप करती है। ठीक है, तो ये आपको सेकंड कारण भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बहुभ्रूणता क्यों और डेवलप होती है। क्या बोलेंगे आप कि सर अंड कोशिका के अलावा कोई अन्य कोशिका भी बहुभ्रूणता डेवलप कर सकती है। मैं आपसे पूछूंगा कौन सी कर सकती है, तो आप बोलेंगे सर सहायक कोशिका। फिर आप उसमें दो रीजन देंगे मेरे को कि सर यदि सहायक कोशिका निषेचित हो जाए तो वो द्विगुणित भ्रूण बनाएगी, और यदि वो अनिषेचित हो तो वो अगुणित भ्रूण बनाएगी, लेकिन बनाएगी भ्रूण यानी कि बहुभ्रूणता डेवलप करेगी। तो सिंपल सी बात है, सेकंड हेडिंग समझ में आ गई आपको। ठीक है, थर्ड, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो कारण है वो है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश हो। बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई। एम्ब्रियो सैक आप जानते हैं सभी, जिसको आप मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? एक एग सेल होती है, अंड कोशिका होती है। एक मादा युग्मकोद्भिद में एक अंड कोशिका होती है, और एक अंड कोशिका एक जायगोट बनाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और एक जायगोट एक भ्रूण बनाता है। ये एक जनरल प्रक्रिया थी, है ना। अच्छा, एक जो एम्ब्रियो सैक होता है वो बताओ बीजांड में ही प्रेजेंट होता है कि नहीं होता? बीजांड में पढ़ा है, लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि भाई यदि कोई कारणवश एक बीजांड में दो भ्रूण कोश ही हो जाए, आप खुद समझदार हैं। अरे एम्ब्रियो सैक दो हो जाएं तो दो भ्रूण कोश की दो अंड कोशिका नहीं हो जाएंगी क्या? और दोनों अंड कोशिकाएं फर्टिलाइजेशन से दो भ्रूण नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुभ्रूणता हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना। देखिए, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होने पर प्रत्येक की अंड कोशिका भ्रूण बनाती है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कैजुएराइना मोंटाना। तो एक सिंपल सी बात है, कैजुएराइना मोंटाना नाम का एक प्लांट होता है। इस प्लांट के बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो सैक होते हैं, और जितने इसमें एम्ब्रियो सैक होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे? अंड कोशिका होंगी। तो प्रत्येक एम्ब्रियो सैक की जो अंड कोशिका है वो क्या बना सकती है? भ्रूण बना सकती है। तो बताओ बहुभ्रूणता होगी कि नहीं होगी?
तो तीसरा कारण भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट कारण की। तो चौथा कारण है भाई नंबर 4, बीजांड की अन्य कोशिका द्वारा। बीजांड की अन्य कोशिका द्वारा। तो देखिए क्या है कि बीजांड का या अध्यावरण भ्रूण का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो कि भाई अंड कोशिका तो एक जाइगोट बनाएगी ही, लेकिन कई बार बीजांड का जो बीजांड का या अध्यावरण होता है वो भी एक जाइगोट बना देता है। तो देखिए अंड कोशिका ने एक जाइगोट बनाया और बीजांडकाय ने एक जाइगोट बनाया, तो उस बीज में 2 भ्रूण होंगे कि नहीं होंगे? तो आप इस घटना को क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए चारों कारण बहुभ्रूणता होने के, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक बार मैं इनको डायग्राम के हिसाब से आपको समझा देता हूं। ठीक है भाई, ये जो है वो कौन है? एक बीजांड है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला। अच्छा, ये जो अंड कोशिका है वो तो एक भ्रूण बनाती ही बनाती है। यदि अंड कोशिका के अलावा ये सहायक कोशिका भी एक भ्रूण बना दें तो बताओ बहुभ्रूणता होगी क्या नहीं होगी? तो ये हमारे पास दूसरा कारण था, है ना, कि अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो था कि इस बीजांड में एक ही भ्रूणकोश आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसमें 2 भ्रूणकोश रख दूं, इस प्रकार इसमें 2 भ्रूणकोश हो गए, तो देखो ये अंड कोशिका भी एक बनाएगी, ये अंड कोशिका भी एक बनाएगी, तो बताओ बहुभ्रूणता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। आप क्या बोलेंगे कि यदि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश हो। ठीक है, तो 2 कारण आपको पता चल गए। तीसरा क्या कहता है कि भाई अंड कोशिका ने एक भ्रूण बना दिया और जो बीजांड का या अध्यावरण होते हैं, ये अध्यावरण है, ये बीजांड का है, तो ये भी अगर एक भ्रूण बना दे तो भी क्या हो सकती है? बहुभ्रूणता हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको 3 कारण मुख्य रूप से समझ में आ गए होंगे। और जो पहला हमारा कारण था वो एक सिंपल सी आपको दिमाग में बात याद रखनी है कि एक अंडकोश का जाइगोट बना देती है, उसमें और किसी का रोल नहीं होता और जाइगोट टूट जाता है, बस सिंपल सी बात है। और जाइगोट टूटकर बहुभ्रूणता डेवलप कर देता है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना लो, वैसे आप जानते हैं इसके बारे में। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 हुआ कंप्लीट, अर्थात जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये जो फर्स्ट यूनिट है वो 4 अंक की है और इस 4 अंक में से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे सेकंड और थर्ड चैप्टर से ही आएगा और जो फर्स्ट और चौथे चैप्टर हैं इनसे 1 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमें इस साल सेकंड चैप्टर पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस वर्ष 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे 2 पार्ट से आ सकता है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इस यूनिट में, है ना। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप उनका तुरंत रिप्लाई करना, और मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा अभी कि कौन रिप्लाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत दिन हो गए क्वेश्चन पूछे हुए, आप बिल्कुल गायब से हो गए। कुछ बच्चे देखते हैं वीडियो, कुछ नहीं भी देखते, तो आज पता भी चल जाएगा ना कौन अंत तक वीडियो देखता है। सुनिए तो भाई, सभी को आंसर देने हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करूंगा। पहला क्वेश्चन, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन, कैलेज एंजाइम का श्रावण कौन करता है, वह इसका कार्य। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो कैलेज एंजाइम होता है उसका श्रावण कौन करता है और इस एंजाइम का कार्य क्या होता है। ठीक है, आप तुरंत इसका रिप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प की विशेषता। वायु परागित पुष्प की विशेषता, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना। मैं इसी क्वेश्चन पर आपका दिमाग चेक करूंगा कि आप कितना कुछ समझ रहे हैं और कितना आपके पास दिमाग है। मैंने क्वेश्चन में वायु परागित पुष्प की विशेषता पूछी है ना, आप इसका आंसर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमोफिली वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि पोलन किट का एक कार्य बताओ। पोलन किट का कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या है? स्पोरोपोलिनिन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुनलकीय परागकण वाले पौधे। आप मुझे उस कुल का नाम बताना। ये जो 5वां क्वेश्चन है, उस कुल का नाम आप मुझे बताना जिस कुल के पौधों में बहुनलकीय परागकण होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चनों को एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका आंसर देना। समझ में आ गई बात? तो ये 5 क्वेश्चन है, नोट कर लिया आपने। इन 5 के आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने अभी फर्स्ट यूनिट कर ली है, और कल से जो हम बात करेंगे अपनी सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। और सेकंड यूनिट जैसा कि आपको पता है सबसे ज्यादा अंक वाली यूनिट है, जिसके 9 मार्क्स हैं। कितने अंक हैं? 9 अंक, है ना। जिसमें हम 5 से 9 यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 इन चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। और कितने नंबर की यूनिट है? 9 नंबर की यूनिट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इजी, छोटी और सबसे ज्यादा अंकों की, और इंटरेस्टिंग भी है। आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 समझ रखा है। अच्छा, एक बात और मुझे बताना, जीआईएस वाले बच्चे, ये बताना मुझे कि हमने आपको 5वां चैप्टर कराया है, 6वां कराया है, यानी कि कहाँ तक आपका टॉपिक हुआ था लास्ट। और बीडीएस वाले आप बता देना कि आपका कौन सा टॉपिक हुआ है लास्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप मुझे बता देना आज ही कि किसका कहाँ तक कोर्स हुआ है। ठीक है, चलिए, तो
कल से हम अपनी सेकंड यूनिट का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, तो आपको इस फर्स्ट यूनिट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस फर्स्ट यूनिट में जो हमने मुख्य बातें देखी हैं वो चैप्टर 2 में देखी हैं, और चैप्टर 2 में जो हमारी मुख्य क्वेश्चन है वो है पराग कोशिका परिवर्धन, लघु बीजाणु धानी की संरचना, क्योंकि इस साल इससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस लग रहे हैं मुझे ना। फिर हमने देखा है परागकण की संरचना, जो मुख्य क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। परागकण की संरचना के बाद नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, उसके बाद है बीजांड की संरचना, और लास्ट है मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है, मुख्य टॉपिक है हमारे चैप्टर सेकंड में, जो एक क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। यहां से सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बीजांड की संरचना। देखो फर्स्ट साल में तो ये पूछा था बीजांड की संरचना, और इस साल भ्रूणपोष वाला चैप्टर 3 से। ठीक है, तो इस बार जो नंबर है वो किसका है, सेकंड पार्ट का है। और सेकंड पार्ट में जो बड़े क्वेश्चन है वो ये बनते हैं, इनमें से कोई सा भी, चाहे तो आपसे डेवलपमेंट ऑफ एंथर, चाहे आपसे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को भी स्क्रीनशॉट ले लो, इनका ढंग से अध्ययन करना आप। तो 2 पार्ट में ये कर लेंगे। इनके अलावा मैं आपको बता दूं कि छोटे क्वेश्चन भी है यहाँ पर। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट में ये पूछा था कि सर लघु बीजाणु और परागकण एक ही होते हैं क्या ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भाई, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 क्या बनाती है, लघु बीजाणु बनाती है ना। तो ये 4 लघु बीजाणु पहले एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। तो जुड़ी हुई अवस्था में तो ये कहलाते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, और जैसे ही ये स्वतंत्र हो जाए, क्या हो जाए, स्वतंत्र, तब इनको हम बोलते हैं परागकण। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र लघु बीजाणु जो होते हैं, स्वतंत्र लघु बीजाणु जो होते हैं उनको हम परागकण कहते हैं। वैसे तो लघु बीजाणु और परागकण एक ही होते हैं, लेकिन वैसे उनमें अंतर भी है कि यदि वो संयुक्त अवस्था में है तो लघु बीजाणु है, और यदि लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, परागकण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये भैया दोनों में अंतर भी है और वैसे एक ही बात है, मतलब वो भी इसका युग्मक है और ये भी युग्मक ही है, मादा वो सॉरी नर युग्मक। ठीक है भाई, हाँ 3 पार्ट में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 पार्ट में हमने पूरे क्रम से चले थे। वहां जैसे हमने सबसे पहले परागण देखा, परागण होने के बाद परागण में हमने स्वपरागण परपरागण देखा, इनकी अनुकूलताएं देखी। परागण होने के बाद इनका अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद परागनली बनी, तो परागनली की वृद्धि हुई, जो हमने पढ़ा था 3 प्रकार से पढ़ा था ना, लिलियम राइवीज में खोखली, किसी में ठोस, है ना, अर्थात परागनली कैसे वृद्धि करते वो पढ़ी थी। वृद्धि के बाद हमने देखा परागनली का बीजांड में प्रवेश। अब बीजांड में प्रवेश 3 तरीकों से करती थी, निभागी, अध्यावरणी और बीजांड द्वारी। ठीक है,
जब परागनली बीजाणु में प्रवेश कर जाती है तो ये किस में प्रवेश करेगी? और भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। अब भ्रूण कोश में भी प्रवेश 3 तरीकों से था, 2 सहायक कोशिकाओं के मध्य से, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए और भ्रूण कोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के मध्य से। ठीक है, भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद ही क्या हो गया था? द्विनिषेचन। क्या हो गया था? द्विनिषेचन। और जब द्विनिषेचन हो गया तो 2 मुख्य घटनाएं हमको पढ़ने को मिली, एक तो भ्रूणपोष और एक भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, और जब भ्रूण का परिवर्धन हो गया तो बीज का निर्माण हुआ, और बीज का निर्माण हुआ तो लास्ट में फल का निर्माण हुआ। किसका हुआ? फल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमने 2nd और 3rd चैप्टर में एक पुष्प के लैंगिक जनन की सभी घटनाओं को क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम अपनी 2nd यूनिट को देखेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं चेक कर रहा हूँ अभी, है ना? ठीक है, आंसर जरूर करना है।